नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टॉप 15 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपके इडियम्स से, और ये सारे के सारे आपके मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, और साथ ही साथ ये जो सीरीज चल रहा है आप जरूर इस सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि इसमें जितने भी आपके इडियम्स हैं ये सारे के सारे रिपीटेडली पूछे गए हैं। चाहे बात आप करें एसएससी की, चाहे बात करें आप टीचिंग एग्जाम्स की, चाहे DSSS भी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो या फिर बीपीएससी हो, ये सभी जगह पे अपना उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन का हमारा जो फर्स्ट इडियम है दैट इज ए सी चेंज। सबसे पहले यहां समझेंगे कि ए सी चेंज का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं सी की तो ये बहुत बड़ा है, इसका रूप स्वरूप बहुत बड़ा होता है। मतलब जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे चेंजिंग की जो कंप्लीट चेंज हो, मतलब एक आप मेक ओवर कर रहे हैं किसी चीज को, कंप्लीटली पहले स्थिति से वो भिन्न हो रहा हो, उस सेंस में हम क्या करते हैं, ए सी चेंज का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इससे क्या बन सकता है। एमसीक्यू हमारा कहता है आफ्टर द न्यू रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर वाज अ सी चेंज इन द स्कूल्स डिसिप्लिन। अब आपसे कहा गया है कि इसका क्या मतलब है, उस ऑल्टरनेटिव का चुनाव कीजिए जिससे यह अर्थ स्पष्ट हो कि ए सी चेंज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ए सी चेंज का मतलब होता है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मींस कंप्लीट चेंज ओवर की आप बात कर रहे हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आपका दिया गया है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, ताकि आपकी समझदारी और भी बेहतर हो सके और आप एग्जामिनेशन में इन चीजों को रिलेट कर सके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए शॉट इन द आर्म। अब देखेंगे ए शॉट इन द आर्म का प्रयोग हम करते हैं किस सेंस में। इसका प्रयोग किया जाता है जब आप किसी को एनकरेज करते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज के लिए आप किसी को बूस्ट करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इडियम ए शॉट इन द आर्म का प्रयोग करते हैं। अब कहा गया है सेंटेंस के माध्यम से द कोच's स्पीच वॉज ए शॉट इन द आर्म फॉर द टायर्ड प्लेयर्स। मतलब जितने भी थके हुए खिलाड़ी थे उनके लिए जो कोच का जो स्पीच जो था वो कैसा साबित हुआ, तो ए शॉट इन द आर्म, अर्थात उनके लिए एक एनकरेजमेंट का काम किया, अर्थात ये एक बूस्टर के रूप में कार्य किया। अर्थात ये जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे है सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है, कहता है स्नेक इन द ग्रास। जब हम बात करते हैं स्नेक की तो स्नेक कभी भी आपको पता होगा कि ये किसी का वफादार नहीं होता है, ठीक है ना। और जब बात करते हैं इसके हम ग्रास में होने की, मतलब समथिंग दैट इज हिडन, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट a hidden enemy, means who is not before you or he is not revealed, his identity is not revealed। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ये स्नेक इन द ग्रास का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी होता है आस्तीन का सांप। मतलब डोंट ट्रस्ट हिम, यहां पे कहा गया है कि उस पे भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि वह क्या है, ही इज ए स्नेक इन द ग्रास, वह आस्तीन का सांप है, ठीक है ना। हु कैन बिट्रे यू एनी टाइम, जो कभी भी आपसे धोखा कर सकता है, अर्थात जो कोई लॉयल होगा वो कभी धोखा नहीं करेगा। और हिडन इनेमी की बात की जा रही है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखते हैं कोई भी हेल्पफुल जो है इस नेचर का है तो वो कभी भी आपका दुश्मन नहीं होगा। और ब्रेव व्यक्ति जो होते हैं ना, जिसमें ब्रेवरी होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा वो अच्छा के साथ खड़े होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ए स्टोन्स थ्रो अवे। अब देखिए अगर आप पत्थर फेंक रहे हैं तो आप कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं इसे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे समीपता का बोध हो रहा है, मतलब विसिनिटी की बात कर रहे हैं, नियरनेस की बात कर रहे हैं आप, अर्थात कोई भी चीज जो काफी नजदीक हो, उस सेंस में हम इडियम ए स्टोन्स थ्रो अवे का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, क्या कहा गया है। माई कोचिंग सेंटर इज ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। कहता है मेरा जो कोचिंग सेंटर है ना वो काफी नजदीक है, किसके, तो मेट्रो स्टेशन के नजदीक। किससे बोध हो गया, ए स्टोन्स थ्रो। अगर आप किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मीलों दूर फेंक सकते हैं आप उसे, या 10,000 किलोमीटर फेंक देंगे। जब भी जाएगा तो आप देखेंगे 100 मीटर मैक्सिमम जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा।
चलिए 150 जाएगा, अर्थात ये कहीं ना कहीं विसिनिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे नियरनेस की बात की जा रही है, अर्थात कोई भी चीज जो बहुत नजदीक हो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोन्स थ्रो अवे का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहा गया है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अब आपको बताना है कि इस इडियम का क्या अर्थ होता है। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, आप खुद सोचिए, एक चाय का प्याला है आपके पास, ठीक है ना, और उसमें तूफान मचा हुआ है, मतलब आप चाय के कप में तूफान की बात कर रहे हैं, मतलब क्या उस तूफान का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा? वो क्या कर सकता है, चाय में जो उबाल आ रहा है या जो उसमें जो तूफान मचा हुआ है उससे क्या नुकसान हो सकता है? नहीं ना। अब आप इसके मीनिंग को समझ गए होंगे। कहा गया देयर आर्ग्यूमेंट वाज ओनली ए स्टॉर्म इन ए टी कप एंड एंडेड इन 5 मिनट्स। अब यहां कहा गया कि उन दोनों की जो आर्ग्यूमेंट जो थी, उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, एक टी कप में एक स्टॉर्म के बराबर था, जो कि 5 मिनट में ही खत्म हो गया। अगर हम बात करें सीरियस इशू की, तो क्या सीरियस इशू जो इतना है वो 5 मिनट में तो नहीं खत्म होने वाला है, अर्थात ये आपका एलिमिनेट हो गया। ए स्मॉल इशू मेड बिग, हाँ ये हो जाएगा। आपने उसका क्या है, बात का बतंगड़ बना रखा था, छोटी बात थी और आपने उसे हाइप कर दिया था, बहुत बड़ा बना दिया था। इस सेंस में हम क्या है, एक स्टॉर्म इन अ टी कप का प्रयोग करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, ए स्मॉल इशू मेड बिग। क्लियर है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं ना, मच अडो अबाउट नथिंग। अब नेक्स्ट हमारे सामने कहता है ए वेट ब्लैंकेट। अब जब हम ब्लैंकेट की बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है कंबल, और जब कोई कंबल हो जो भींगा हो, मतलब क्या काम होगा उसका? मूलतः हम कंबल का प्रयोग करते हैं सर्दियों में, और जब वो गीला हो तो क्या होगा, क्या उपयोगी होगा? वो नहीं ना होगा। अब इसको समझते हैं। कहता है ही इज ए वेट ब्लैंकेट बिकॉज ही नेवर लेट्स एनीवन एंजॉय द पार्टी। कहता है कि वह जो है ना एक वेट ब्लैंकेट है और वो कभी भी किसी को पार्टी में एंजॉय करने नहीं देता है, अर्थात इसका हिंदी होता है क्या, कबाब में हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, कबाब में हड्डी। समझ में आई बात? अर्थात देखेंगे क्या कोई चीयरफुल पर्सन ऐसा करेगा? नहीं करेगा। ए स्पॉइल स्पोर्ट, यस इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ए स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको मजा आता है किसी काम को बर्बाद करने में, बिगाड़ने में, ठीक है ना। ए स्मार्ट स्टूडेंट, नहीं। ए फ्रेंडली गेस्ट, ये भी नहीं होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाइट एलिफेंट। बहुत ही प्यारा है, बहुत बार इसे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, एक तो हाथी है, हाथी की कीमत तो बहुत होती है, पता है ना आपको। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या, कि कोई चीज जो बहुत ही महंगी हो लेकिन यूजलेस है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए व्हाइट एलिफेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे, कहा गया है दैट ह्यूज अनयूज्ड बिल्डिंग हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर द कंपनी। कहता है कि ये बहुत बड़ी इमारत जो है ना, ठीक है ना, क्या बन चुका है, वो एक व्हाइट एलिफेंट बन चुका है। किसके लिए, इस कंपनी के लिए। कैसे, तो जब बात करते हैं बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें बिजली लगती होगी, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता होगा, लेकिन अगर जब वो अनयूज्ड है, मतलब उसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उससे रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, ये व्हाइट एलिफेंट का प्रयोग करते हैं। और ऐसा चीज कभी भी प्रॉफिटेबल एसेट नहीं होता है, अर्थात ये आपका क्या हो जाता है, एक कॉस्टली बर्डन हो जाता है। आपके ऊपर में एक बर्डन है जिसपे कि आप लगातार क्या है, मेंटेनेंस लगा रहे हैं, जिसमें आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न के रूप में कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा कहा गया है ए वाइल्ड गूड चेज। ए वाइल्ड गूड चेज का मतलब होता है क्या, कि मतलब एक ऐसे चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है, मतलब आप यूजलेस परसूट के पीछे भाग रहे हैं, मतलब एक ऐसे गोल की पीछा कर रहे हैं जिसको कि प्राप्त कर पाना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अर्थात क्या हो जाएगा, सर्चिंग फॉर द फेक एड्रेस वाज ए वाइल्ड गूड चेज। मतलब अगर कोई आपको फेक एड्रेस दे दे तो क्या आप उस एड्रेस पे पहुंच पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। तो जब कोई ऐसा प्रयास जिसका निष्कर्ष जो है ना व्यर्थ है, मतलब जिसका निष्कर्ष जो है ना हमेशा विफलता को प्रदर्शित करेगा, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, फ्रेज या इडियम बोलने आप ए वाइल्ड गूड चेज का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या होगा, ए सक्सेसफुल सर्च, नहीं, हमेशा इस तरह के सर्च आपके अनसक्सेसफुल होते हैं, यूजलेस होते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ए यूजलेस परसूट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे हम बात करें स्मार्ट डिसीजन, तो ये कतई नहीं होगा कि आप
एक ऐसे एड्रेस के पीछे भाग रहे हैं जो फेक है, अर्थात वो कभी भी आपके एक स्मार्ट डिसीजन के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक क्विक विक्ट्री नहीं, आप बता रहे हैं कि फेक एड्रेस के पीछे ढूंढ रहा हूं, एक फेक एड्रेस के पीछे भटक रहा है, लेकिन वो फेक है तो मिलेगा ही नहीं, तो विक्ट्री कैसे प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कहा गया है ए वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। इसका मतलब होता है भेड़ के खाल में भेड़िया। मतलब यहां बात की जा रही है कि है कुछ और लेकिन वास्तविकता कुछ और है। मतलब यहां पे आपके सामने वो कैसा बन रहा है, इनोसेंट बन रहा है, लेकिन अंदर से वो खूंखार है, फेरोसियस है, डेंजरस है। ठीक है ना। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहां कहा गया ही लुक्स इनोसेंट बट ही इज ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। कहता है वह दिखने में कैसा, तो इनोसेंट है, बहुत ही मासूम सा है, बहुत ही बेचारा सा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या है, बड़ा ही खूंखार है, भेड़िया है। उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के भाव हैं जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मतलब ये एक दोनों का कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है। क्लियर है। अर्थात ऐसे व्यक्ति कभी आपके जेन्युइन नहीं होते हैं। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। यस, मतलब वो पर्सन वास्तविकता में कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं, लेकिन प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कैसा, हार्मलेस होने का। ठीक है ना। अर्थात एक बार फिर देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कहा गया है एबव बोर्ड का। एबव बोर्ड का मतलब होता है वन हु इज वेरी ऑनेस्ट। मतलब इसका प्रयोग करते हैं हम ऑनेस्ट के सेंस में। अर्थात क्या हो जाएगा, इलीगल, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। इसी से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर लेंगे। वैसे एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। यहां कहा गया है ऑल द फाइनेंशियल डील्स ऑफ द कंपनी आर कंप्लीटली अबव बोर्ड। यहां पे बताया गया है कि कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल डील्स है ना, वो क्या है, पूर्णतया अबव बोर्ड है। मतलब वहां पे पारदर्शिता की बात की जा रही है, वहां पे ऑनेस्टी की बात की जा रही है। अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे, समथिंग दैट इज ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। इस सेंस में हम क्या करते हैं, अबव बोर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, यहां पे बताया गया अबव वंस हेड या ओवर वंस हेड। इसका क्या अर्थ होता है, अब देखेंगे। यहां पे गौर से इस चीज को समझिएगा। अबव या ओवर, किसी के अगर मन मस्तिष्क की बात की जा रही है, किसी के दिमाग की बात की जा रही है, किसी के सोचने की क्षमता की बात की जा रही है, किसी के विवेक की बात की जा रही है, और यह बताया जा रहा है कि उसके ऊपर है। मतलब क्या वो काफी इजी होगा, नहीं होगा, क्या वो डिफिकल्ट होगा समझने में, तो आप कहेंगे जी सर यही तो होना चाहिए। अब देख लेते हैं, एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं जिससे कि और स्पष्टता आए। कहा गया है दिस चैप्टर ऑन एडवांस्ड ग्रामर इज ओवर माई हेड। कहता यह जो चैप्टर है एडवांस ग्रामर का, ये मेरे समझ से परे है। ओवर माई हेड का मतलब है समझ से परे। कोई भी चीज जो एकदम टफ हो, कोई भी चीज जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जो परप्लेक्स कर दे, कोई भी चीज जो कॉम्प्लेक्स हो, इस सेंस में हम क्या करेंगे, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस ऑप्शन का हम चुनाव करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है किसी की कोई कमजोरी, कोई ऐसी कड़ी जो एक कमजोरी के रूप में जाना जाता हो। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एक्लीज हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब कहा गया हिज फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज हिज एक्लीज हील। अब देखो उसका सबसे बड़ा जो डर है ना, क्या है, अंग्रेजी बोलने का, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब किसी का जो डर है किसी चीज को करने से, वही उसका कमजोरी बन जाए, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, एक्लीज हील का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के रूप में कतई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखेंगे फियर की बात की जा रही है, और फियर क्या है, तो अंग्रेजी बोलने का। जब किसी चीज से आप डर रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ कतई नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका हमेशा कमजोरी होगी। ठीक है ना। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के रूप में इसे नहीं कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग हैबिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। अब आपसे पूछा गया है कि एसिड टेस्ट का क्या मतलब होता है। देखेंगे सेंटेंस को पहले। कहा गया है द फाइनल एग्जाम वाज द एसिड टेस्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन। अब देखेंगे जब बात आती है फाइनल एग्जामिनेशन की, तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपके प्रिपरेशन को जांचा जाता है कि आपने साल भर की पढ़ाई कैसे की, और ये अपने आप में एसिड टेस्ट होता है, एक कड़ा इम्तिहान होता है जहां पे आपके नॉलेज की परख की जाती है, आपके प्रिपरेशन को जांचा जाता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन क्या रही। तो यहां पे एसिड टेस्ट का क्या मतलब है, ये आपको बताना है।
जब हम बात करते हैं फाइनल एग्जाम की और प्रिपरेशन की, तो ये कभी एक जोक नहीं होगा, क्योंकि आपके साल भर के मेहनत का नतीजा आने वाला है, ठीक है ना। और यहां पे देखेंगे कि ये जो होता है एसिड टेस्ट, ये अपने आप में क्या होता है, रियल टेस्ट होता है। वैसे भी हम देखेंगे फाइनल एग्जाम की बात की गई है, तो ये अपने आप में क्या होगा, रियल टेस्ट होगा। और रही बात रिवॉर्ड की, तो रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा ना, जब आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे चलेंगे तब ना रिवॉर्ड की बात की जाएगी, तो यहाँ पे रिवॉर्ड की बात नहीं की जाएगी। और सेलिब्रेशन भी आप कब मनाते हैं, रिजल्ट के समय। तो यहाँ तो अभी रिजल्ट तक हम पहुंचे ही नहीं हैं, अभी तो हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और प्रिपरेशन के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, एग्जाम की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहां पे कहा गया है कि जो कथनी है ना, उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली कौन होता है, करनी होता है। मतलब जब हम बात करते हैं करने की, तो जब हम किसी कार्य को करके दिखाते हैं ना, वो कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। किससे, तो बोलने से। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। अगर आपको अपनी ऊंचाइयों को अर्जित करना है तो आपको करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा। अब कहा गया है यहां पे ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, उसने प्रॉमिस किया मदद करने की, बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अब बात आ जा रही है कि भैया वो करके दिखाता है या सिर्फ बोल के छोड़ देता है। बात समझ में आई। हमने वादा कर दिया है, तो वादा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसको निभाना पड़ता है। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे, वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट नहीं। सिर्फ वर्ड तो देखिए, वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं है, तब वो अनइंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीड्स मैटर। मतलब आपके जो कर्म है ना, आपके जो कृत्य है ना, वो ज्यादा तवज्जो रखते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किससे, तो आपके वादा करने से। वादा करने से कुछ नहीं होता, वादा को निभाना चाहिए, निभाना पड़ता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन हमारा है, कहता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब है जले पर नमक छिड़कना। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई फेल कर जाए और आप उसका हंसी उड़ाएं, तो ये अपने आप में क्या है कि किसी के जले पर नमक छिड़कना। जला हुआ एक तो ऐसे ही दर्द हो रहा है, उस पर आप नमक छिड़क रहे हैं, उससे और कितनी दर्द बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, आप तो अनुमान लगा सकते हैं। यहां पे कहा गया है ही फेल्ड द टेस्ट, वह क्या कर गया, उस टेस्ट में वह फेल हो गया। एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। और इसमें आपने क्या कर दिया कि आपने उसके जले पर नमक छिड़क दिया। क्या, दोस्तों में तो ये आदत होती है कि वो हंसी का पात्र बना देते हैं। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी का प्रयोग करते हैं। अर्थात देखेंगे किसी भी सिचुएशन को आप क्या कर रहे हैं, एग्रेवेट कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को आप वर्स बना रहे हैं, बैड वर्स वर्स्ट, मतलब ज्यादा उसको बैड से आप उसको वर्स बना रहे हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यह सेशन आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कवर करता है, चाहे आप एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, टीआरई की तैयारी कर रहे हो, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हो। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो जहां पे इंग्लिश से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है और ये आपके लिए फलीभूत होने वाले हैं और ये आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। करना क्या है कि इस सीरीज को फॉलो करना है आपको, और जितने भी आपके इडियम्स आ रहे हैं ये सीक्वेंस में आ रहे हैं और इनको देखना मत भूलिए। और साथ ही साथ एक नोटबुक बनाइए जहां पे इन सभी चीजों को लिखिए, ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर सके, एक जगह मिल सके आपको, ठीक है ना। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।